हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। आशा उम्मीद है कि मेरा वीडियो ऑडियो सब कुछ एकदम बढ़िया ठीक ठाक होगा। और यहाँ पर 10 के दम के एक और सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईवीएस आपका आज का सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ईवीएस के क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं। सवालों की संख्या हमेशा की तरह 10। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8081743734 पर मैसेज करके व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि आखिर पहले क्वेश्चन में आपसे इन्होंने क्या पूछा है। ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। तो कहाँ पे है? लखनऊ ज़िले में है क्या, सीतापुर में है, उन्नाव में है, या फिर गोंडा ज़िले में? जी हाँ, ये आपके ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं नवाबगंज पक्षी विहार को लेकर के, आपको मैं बता दूं, आपने रामसर कन्वेंशन का नाम सुना होगा। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जो आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर के काम करता है। आप समझ रहे हैं, आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर के रामसर कन्वेंशन हुआ था आपका ईरान में, उससे आपका रिलेट करता है। तो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नवाबगंज पक्षी विहार है, यहाँ पर भी जो है आर्द्र भूमि वो देखने को मिलती है। ठीक है, काफ़ी बड़े एरिया में आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और आप जब लखनऊ से कानपुर जा रहे होते हैं, मतलब LKO2, अब CNB होता है कानपुर का कोड ऐसे में है, रेलवे वाले, उससे जब आप बात करते हो तो बीच में आपको जो है वो उन्नाव जिला मिलेगा। और ये नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये आपको यहीं देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन है आपका, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हम अब तक 10 के दम में करवाए हैं वो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी पेपर में एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपसे कहते हैं राष्ट्रीय पक्षी, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल उत्तर दीजिए सभी लोग, चाहे गलत ही बताओ लेकिन उत्तर ज़रूर बताओ। सॉरी, यहाँ पर आम बोला है, पीपल है, नीम है और बरगद करके ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। बिल्कुल सही। जब बानियन ट्री की आप बात करते हो, बरगद वही आपका जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष यानी कि नेशनल, आप इसे प्लांट की तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन में आपसे इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं सागर की तली में पाए जाने वाले पादप, पादप को क्या बोलते हैं? हम प्लांट्स बोलते हैं। आप प्लांट्स कह दो या फिर आप इन्हें फ्लोरा कह दो, दोनों ही चीज़ें। और प्राणी क्या होते हैं आपके? ये आपके एनिमल्स होते हैं, या फिर आप इन्हें FAUNA फौना करके भी बोल सकते हो। तो सागर की तले में पाए जाने वाले पादप या प्राणियों को हम क्या कहते हैं? बैंथोज करके लिखा हुआ है आपका, फ्लोरा है, फौना है, और एक आपका लेंथस जीव करके लिखा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, आपने फोटिक और अफोटिक जोन के बारे में सुना होगा। एक आपका प्रकाशीय क्षेत्र होता है, एक अप्रकाशीय क्षेत्र होता है। मान लीजिए कि ये आपका इधर जो है वो सागर की तली है, इधर पानी है, ये आपका पानी इधर भरा हुआ है। ठीक है, होता ये है कि सूर्य का प्रकाश कुछ लिमिट तक, ध्यान रखिएगा, मतलब कुछ मीटर्स तक ही आपका जो है पानी के अंदर जा पाता है। तो जहाँ तक जा पाता है उसे हम लोग फोटिक जोन या फिर प्रकाशीय क्षेत्र के तहत रख देते हैं। ठीक है, जहाँ नहीं जा पाता वहाँ अप्रकाशीय क्षेत्र, अप्रकाश, मतलब नहीं, प्रकाश मतलब जहाँ पर सूर्य का या सनलाइट ना पहुँचे। आपको मैं बता दूँ, जब सागर की तली की बात करते हैं तो वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। और जो बैंथिक जीव है ना, या बैंथोज करके इन्हें हम बोलते हैं, या फिर BENTHIC, बैंथिक ऑर्गेनिज्म करके बोल देते हैं, तो ये अप्रकाशीय क्षेत्र यानी कि अफोटिक जोन में हमें देखने को मिलते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा। उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई वो आपने समझी होंगी अच्छे से। चलिए, एक और सवाल है भाई आपके लिए। 4th क्वेश्चन में ये क्या बोलते हैं कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जब हम क्रस्ट को लेकर के बात करते हैं तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी क्या है, आप एक नए तत्व को लेकर के बात करते हैं, वो भी अभी एक रिसेंटली आपका डिस्कवर हुआ है। ठीक है, मुझे अभी रिकॉल मतलब रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ मैं ऐसे में कि वो नाम क्या है उसका। आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताएं। बाकी यहाँ पर आपसे जो सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा तत्व है जो आपके अर्थ क्रस्ट में यानी कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसमें आपको ऑक्सीजन ही वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो B आएगा। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं ये
कि जो सोलर एनर्जी होती है उसे केमिकल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है? ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD लिखा है आपका। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस इन्होंने बोला है। आपसे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन ऑफ CO2, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा भाई फटाफट। दोस्तों जब हम इसकी बात करते हैं कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपने जो है फोटोसिंथेसिस की समीकरण आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। 6CO2 प्लस 6H2O ये बनाता है आपका ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हुआ करती है। ये जो समीकरण इस समय लिखा हुआ है वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का है, और ये जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रक्रिया हो रही होती है। यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है उसका परिवर्तन हो रहा होता है रासायनिक ऊर्जा में। करेक्ट आंसर आपका B आएगा। एक और क्वेश्चन आपसे बोला है 6 नंबर में कि कोहरे की अगर मैं बात करूं, फॉग बोल देते हो, ओला है, पाला है, पानी है, बारिश है, कुछ भी कह लो आप, ऐसे में है नहीं, ये सारे के सारे किसके तहत आएंगे? ये चक्रवात के पार्ट हैं आपके, या चक्रवात के तहत हम इन्हें पढ़ते हैं। ज्वालामुखीयता लिखा हुआ है ये, जिसे हम वोल्केनिज्म बोल देते हैं, वोल्केनिज्म। ठीक है, क्या ये वर्षण में आएगा? वर्षण को हम लोग इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन कह देते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते चलो भाई। और ये चक्रवात यानी कि साइक्लोन करके लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हाँ भाई, आंसर आंसर आंसर, जी हाँ। तो जब हम कोहरे की बात करते हैं, पाला की बात है, वर्षा है आपका, जो भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी पार्ट हैं, सारे के सारे पार्ट हैं प्रेसिपिटेशन के। जब हम वर्षण की बात करते हैं, आपने वाटर साइकिल जो है सुना होगा, अच्छे से पढ़ा भी होगा, जिसे हम जल चक्र कह देते हैं। तो उसमें किस तरीके से जो आपका तालाब या कोई वाटर बॉडी है या कोई आपका नदी है, ऐसे में बोल लो, वाटर बॉडी के तहत ही सारे आ जाएंगे। उसमें जब सनलाइट पड़ती है तो उनका वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। वो वेपराइजेशन ऊपर जाते हैं, यहाँ पर कंडेंसेशन यानी संघनन होगा, संघनन के बाद बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद बारिश होती है, जिसे हम वर्षण कह देते हैं। वर्षण के तहत ही वर्षा आती है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट यहाँ से आंसर आएगा वो C आएगा। यानी प्रेसिपिटेशन के अंदर रेनफॉल, ये फॉग हैं, जो आपके ड्यू हैं, या बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब शामिल होंगी। एक और सवाल, कहते हैं कि जिस अक्षांश को हम लैटिट्यूड कह देते हैं, जिस अक्षांश पर वार्षिक ताप में अंतर न्यूनतम होता है। तापांतर मतलब मैं ताप के अंतर की बात कर रहा हूँ। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, तो क्या है भाई? कर्क रेखा है वो, मकर रेखा है, आर्कटिक वृत्त है, या भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर हमें ऐसा देखने को मिलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल और इक्वेटर, ये आपके ऑप्शंस जो है वो दिए हुए हैं। वेरी गुड, उत्तर आते हुए भाई, बहुत बढ़िया। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर जो है वो न्यूनतम होता है, बिल्कुल सही है, वो आपका है 0 डिग्री लाइन। इससे आप 0 डिग्री लाइन, या आप ऐसे में इसे विषुवत रेखा भी कह देते हो। आपको मैं बता दूं, वर्ष भर यहाँ पर क्या होता है, जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं, परपेंडिकुलर, और दिन और रात भी यहाँ पर बराबर आपको देखने को मिलेंगे। एक और सवाल है, जब हम डिकम्पोजर्स की बात करते हैं, जिन्हें अपघटक कह देते हैं, ठीक है, और अपघटक में फंगस और बैक्टीरिया दो ही चीज़ें आती हैं, ये बात भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक तो फंगस होता है आपका, और एक आपका इसमें बैक्टीरिया, द फफूंद ऐसे में करके बोल देते हो। बैक्टीरिया जो है वो जीवाणु कहलाता है, बैक्टीरिया। केवल यही दो लोग जो है वो डिकम्पोजर में आते हैं। जो भी चीज़ मृत होती है उनको डीकम्पोज करने का काम, कट डाउन करने का काम, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम इन्हीं का होता है। तो ये कहते हैं कि किस ट्रॉपिक लेवल के जीव हैं आपके, किस पोषण स्तर के ये जीव हैं। पोषण स्तर 1, 2, 3 और 4। आपने अगर ट्रॉपिक लेवल पढ़ा है अच्छी तरीके से, जी आप कहते हो ना पोषण स्तर 1 पे आपका कोई आया, प्रोड्यूसर है आपका, कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी में फिर आप चले गए ऐसे में, तो मैं आपको बता दूं 0 से लेकर के जब हम चलते हैं, ये आपके ट्रॉपिक लेवल 4 पर आते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो D आएगा। ये अपघटक होते हैं जो कि फ्लोरा एंड फौना के अपघटन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उम्मीद है कि एंजॉय कर रहे होंगे आप इस सेशन को। एक और सवाल, जब हम कंज्यूमर को लेकर के बात करते हैं, उपभोक्ता
उपभोक्ता स्तर पर यानी कि कंज्यूमर लेवल पर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, यानी जो संग्रहित ऊर्जा होती है, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टर्शियरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, या फिर नन करके लिखा हुआ है, बताइए भाई। जी, बड़ी अच्छी बात है। तो आपके आंसर में देख पा रहा हूँ यहाँ पे, जब आप बात करते हो कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर स्तर पर संग्रहित ऊर्जा यानी कि स्टोर्ड एनर्जी को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, उपभोक्ता सबसे पहले आपका प्रोड्यूसर आता है, जो आपका उत्पादक कहलाता है, और इसी उत्पादक के बाद ही आपको कंज्यूमर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग उपभोक्ता कह देते हैं। तो ये आपका जो है पहला स्तर हुआ और ये आपका दूसरा स्तर हुआ। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से सी देखने को मिलेगा। इसे हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो है जोड़ देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, अब ये भी जो कंज्यूमर है ये भी किसी के लिए भोजन होंगे ना, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर भोजन किसके लिए है, सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए। आप समझ रहे हो कि नहीं? ये चेन जो बनती चली जाती है आपकी फूड चेन, ऐसे में आप जिसे कह देते हैं। एक और सवाल, इनमें से जैविक मौलिक तत्व कौन से हैं? मतलब ऐसे तत्व जो आपको हर एक जीव के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनकी आवश्यकता सभी में होती है, लगभग आप देखने को ही मिलते हैं। तो एक कार्बन हाइड्रोजन करके बोल दिया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, सल्फर और फास्फोरस करके इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, या फिर इनमें से सभी सही हैं, ऑल आर करेक्ट लिखा हुआ है। फटाफट बताइए जी। तो जब बात करते हैं कि जैविक मौलिक तत्व इनमें से कौन कौन से हैं, तो ये आपके 6 तत्व होते हैं, ध्यान रखिएगा। यही जो 6 हैं वो आपके जैविक मौलिक तत्व या किसी भी जीव के लिए जो मौलिक फंडामेंटल एलिमेंट की तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो डी देखने को मिलेगा। उम्मीद आशा है कि यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से काम किया होगा। एक सवाल हमेशा की तरीके से जो हम पूछते हैं आपसे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्वेश्चन ये है आपका कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष आया था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप ये भी बता सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए आया था तो वो भी लिखिएगा। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किस वर्ष आया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फ़िलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, औरों तक भी इस वीडियो को आप ज़रूर पहुँचाएँ। फिर से हम मिलेंगे 10 के दम में एक और सेशन में आपसे। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए अपना अच्छे से रखें ख्याल। थैंक यू।